फिजिक्स कर रहे हैं, फिजिक्स का मतलब जितना भी मैकेनिज्म है उसको जानना, कोई भी चीज हो रही है उसके पीछे का रीजन पता करना, साइंटिफिक रीजन पता करना, वही आपकी क्या है, फिजिक्स है। मैंने आपको यूनिट करवाई थी पहले चैप्टर में, क्यों करवाई थी, मैंने ये कहा था कि यूनिट का काम हर एक चैप्टर में आएगा, बट स्टार्टिंग में करनी इसलिए जरूरी है, उसका बेस जो वो करना जरूरी है, क्योंकि किसी भी चीज को पहचान कौन देती है, यूनिट देती है। अगर यूनिट नहीं होगी तो उसकी पहचाने नहीं होगी। जैसे मैं कहता हूं 10, क्या 10 किलोमीटर, ये उसकी यूनिट है, तो जब तक यूनिट नहीं होगी पहचाने नहीं होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स का 50% पोर्शन न्यूटन के लॉज के ऊपर है, लॉ ऑफ मोशन थे। मैंने 3 नियम करवाए थे, अच्छे से आ गए होंगे वो, शायद नहीं आए हैं तो फिर 1 मिनट के लिए रिकॉल कर लेना। पहले वाला जड़त्व को तोड़ रहा था, दूसरे वाला फोर्स को और समय को क्या कर रहा था, लड़ाई करवा रहा था, और तीसरे वाला कह रहा था कि गांधीवादी मत बनो, कोई आपके साथ जैसा करता है वैसा ही करो, एक्शन का रिएक्शन, लेकिन बराबर करना है, ज्यादा भी नहीं करना और कम भी नहीं करना है। उसके बाद मैंने टाइप ऑफ मोशन करवाए थे, मोशन के प्रकार भी ऐसे ही छोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोशन के प्रकार से, वो मैंने आपको बता दिए थे। सर्कुलर मोशन क्या होता है, लीनियर मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये सब मैं करवा चुका हूं। जो पहले नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज का टॉपिक जो है वो बिल्कुल ही अलग रहेगा। ठीक है, टॉपिक का नाम है शायद, क्या नाम है भी, फोर्स एंड इट्स टाइप, बल और उसके प्रकार, बल व प्रकार, ये चैप्टर का नाम है आज के लिए। आज का यहीं से स्टार्ट करेंगे भाई, बस अब आवाज नहीं आनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट की, रिक्वेस्ट है भाई। ठीक है भाई, चलिएगा स्टार्ट करते हैं, फोर्स एंड इट्स टाइप्स। देखिए मैं क्वेश्चन आपके लिए यहां पर लिख रहा हूं, बस आपको उसको देखना कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, आपको आंसर करना है। अगर उसका आंसर आप अच्छे से कर पाते हो, इसका मतलब ये है कि आप फोर्स बहुत अच्छे से सीख पाओगे। देखिए मैं कहता हूं, कोई घोड़ा है, क्वेश्चन लिख रहा हूं भाई मैं, कोई घोड़ा है जो किसको, किसी गाड़ी को खींचता है, जो किसको खींचता है, गाड़ी को खींचता है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि एसएससी के बहुत से एग्जाम में इसको उल्ट पुल्ट के बार बार दिया जाता है, क्योंकि एक इस क्वेश्चन से मैं गारंटी लेता हूं आपका फोर्स का आधा पोर्शन कंप्लीट हो सकता है, रटने वाला नहीं, समझने वाला। तो घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है, मैंने यहां पर लिखा घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है। ठीक है, 1 मिनट, इसके ऑप्शन जो हैं वो अलग अलग टाइप के हैं, बिल्कुल सिंपल जो हैं उस हिसाब से मैं बता देता हूं जो थे। पहला, घोड़े द्वारा तांगे पर लगाया गया बल, पहला क्या है, घोड़े द्वारा, घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया बल, तांगा क्वेश्चन में दे रखे है इसमें, तांगे द्वारा घोड़े पर लगाया बल की वजह से, यानी कि गाड़ी द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल से। सी, घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल, और डी आंसर है पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल। इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं मैं, इस क्वेश्चन को घोड़े का बल का प्रयोग ना करके इसको मैं लिख रहा हूं, घोड़ा आगे क्यों बढ़ता है, घोड़ा आगे बढ़ता है, उसका रीजन आपको देना है। आपको इतना आसान क्वेश्चन लग रहा है ये कि गारंटी लेता हूं 100%, 99 नहीं, 100% बच्चे जो हैं इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे, क्योंकि आपको वास्तव में फोर्स क्या है इसका नहीं पता है। हमने रटा है, रटा क्या है कि भी
फोर्स क्या है? एक धक्का है। बस इतना ही रट लिया। मैंने आपको न्यूटन के नियम क्यों सिखाए थे, उसका रीजन बताया था मैंने कि फिजिक्स की 50% फिजिक्स न्यूटन के लॉ के ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, अब देखो यहां पर ये कह रहा है घोड़ा आगे क्यों बढ़ता है। मैंने आपको एक बात बताया था, एक फोर्स के बारे में बताया था, एक बैलेंस होता है, दूसरा अनबैलेंस होता। अब घोड़ा आगे कैसे बढ़ेगा? घोड़ा दोबारा गाड़ी पर लगाया बल, इससे तो गाड़ी आगे बढ़ेगी, इससे कौन आगे बढ़ेगी? गाड़ी आगे बढ़ेगी। ये तो नहीं हो सकता। गाड़ी दोबारा घोड़े पर, अगर गाड़ी घोड़े पर लगाएगी इसका मतलब घोड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। ये भी ठीक हो गया। घोड़े द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया बल, अब पृथ्वी पर लगाएगा तो घोड़ा आगे नहीं बढ़ेगा। याद करो न्यूटन का तीसरा नियम, मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको। न्यूटन के तीसरे नियम में क्या कहता है? भाई मैं कैसे चलता हूं? मैं ये नहीं चलता कि मैं पैर से धरती को नीचे करता हूं, नहीं। जब धरती मेरे को ऊपर करती है ना तो मेरा पैर उठता है। आपको ये बात थोड़ी अजीब लगेगी कि ये सर क्या बता रहे हैं, धरती भी कभी ऊपर करती है? बिल्कुल भाई, पृथ्वी एक फोर्स लगाती है जिसकी वजह से क्या करता हूं भी, मैं चलता हूं। ये शायद मैंने पहली क्लास में आपको बताया था मैं चलता कैसे हूं। मैं फोर्स नीचे लगाता हूं, पृथ्वी फोर्स से ऊपर लगाती है। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? घोड़े पृथ्वी द्वारा घोड़े पर लगे बल की वजह से घोड़ा क्या करता है? आगे जाता है। तो वो कितना आसान क्वेश्चन था, बट यहां पर फोर्स की डेफिनेशन बनेगी। देखिए अब मैं बताता हूं फोर्स क्या होता है। अब आपको ये नहीं समझना कि हम कुछ कर रहे हैं, बस हम कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वास्तव में फोर्स होता क्या है। देखिएगा भाई, बस कोई अब किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। फोर्स यानी कि बल, मैंने इसकी डेफिनेशन छोटी आपको बताई थी। किसी भी वस्तु पर लगाया गया धक्का क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। और मैंने आपको बताया था फोर्स को सबसे पहले किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और न्यूटन ही इसका क्या कहलाता है बेटा? पिता कहलाता है। न्यूटन ने इसको बताया था फोर्स क्या होता है। देखो अब फोर्स वास्तव में क्या होता है, ये मार्कर है, इस मार्कर के अंदर क्या है? मास है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं? यही तो कर रहा हूं, यही तो फोर्स है, एक्सेलरेट कर रहा हूं। तो क्या मैं कह सकता हूं फोर्स बराबर होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन के? इसीलिए कहते हैं फिजिक्स की मां, फिजिक्स की मां किसे कहते हैं? फोर्स को। इसकी इक्वेशन पूछ सकता है, मास इंटू एक्सेलरेशन का मतलब द्रव्यमान गुणा में समय जो होता है वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। बहुत आसान था। सॉरी, त्वरण जो है, एक्सेलरेशन जो है वो क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। ये मैं सारा करवा चुका हूं आपको। बैलेंस फोर्स कौन सा होता है, अनबैलेंस फोर्स कौन सा होता है? जैसे कि मैं इसको धक्का लगाता हूं, अगर मेरे अंदर फोर्स और इसके अंदर फोर्स बराबर है तो ये खिसकेगा नहीं, यहीं पर रहेगा। इट इज बैलेंस फोर्स। रेस्ट की परिभाषा देगा। अगर ये खिसक जाए यानी कि मेरे अंदर फोर्स अनबैलेंस फोर्स होगा। ठीक है, फिर मैंने आपको बताई थी फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है, फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होती है, फोर्स की एफपीएस यूनिट पाउंड्स होती है। ये सारी चीजें अपन कर चुके थे। आज का जो टॉपिक जो मेरे को करवाना है, मेरे को बताना कि ये फोर्स की टाइप कितनी होती है, किस प्रकार से हर फोर्स काम करता है। मैं कहता हूं ये बेंच यहीं पर रखा हुआ है, क्यों? कोई रीजन बताओ। रीजन ये नहीं बताना है जी अड़े रखा है, अभी कोई पूछने की बात है, रखा है तो रखा है। मैं कहता हूं बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं? आप कहोगे जी हाथ से लिख रहे हो, ये नहीं बताना है। रीजन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, फिजिक्स का मतलब इसके पीछे के रीजन जानने। तो ये लिख क्यों रहा हूं? इसके पीछे एक फोर्स है। कौन सा फोर्स है, इस चीज के बारे में जानेंगे। तो आज अपन फोर्स को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि फोर्स तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फोर्स के बारे में। एक बात याद रखना, क्या याद रखना? थर्ड रूल को याद रखना, हर जगह काम आएगा। ये फोर्स में बनेगा ही नहीं, फोर्स बनेगा ही नहीं अगर क्या कौन सा नियम नहीं होगा, तो थर्ड लॉ नहीं होगा। तो अभी मैं इसको इस क्वेश्चन के माध्यम से समझा चुका हूं आपको। चलिए अब आगे, अब देखिएगा भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स में करेंगे क्या वो मैं बता देता हूं, 1 मिनट के लिए रूपरेखा तैयार कर देता हूं मैं। सबसे पहले अपन फ्रिक्शन फोर्स करेंगे। कौन सा फोर्स करेंगे? जिसको अपन घर्षण बल बोलते हैं, घर्षण बल। इस पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं चल रही हैं, जितनी भी वस्तुएं रुकी हुई हैं, सारी की सारी किस फोर्स की वजह से हैं? हालांकि इस फोर्स से आजकल क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के पूछे जा रहे हैं। वो वाला टाइम गया
कि मशीन के अंदर ग्रीस डालने पर क्या हो जाता है, ठीक है, वो वाला टाइम गया। लेकिन वो क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करवाऊंगा, वो भी करवाऊंगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे दो फोर्स होते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको अपन बोलते हैं जी, और एक होती है बेटा ग्रेविटी जिसको बोलते हैं स्मॉल जी। ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्व है। आधे से ज्यादा बच्चे तो सेम सोचते हैं कि सर जी ये तो सेम ही है। बहुत से बच्चे तो मैं कहता हूं बेटा मैं इस मार्कर को छोड़ता हूं ये नीचे जाता क्यों, बहुत से बच्चे कहेंगे कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। नहीं, इनके अंदर फर्क है, ये फोर्स थोड़ा थोड़ा डिफरेंस दिखाते हैं। क्लियर है? मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को करूंगा, ग्रेविटी को करूंगा, उसके बाद और भी बहुत से फोर्स हैं, ठीक है, जैसे कि सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, सारे लिखने पड़ेंगे क्या? अभिकेंद्रीय, दूसरा अपकेंद्रीय, भाई बाहर की तरफ लगेगा। छठा, एक मैं टॉर्क को आपको बहुत ज्यादा पढ़वाने वाला हूं, ट्विस्टिंग फोर्स, बल घूर्णन। एक कपल फोर्स भी होता है, कपल फोर्स का मतलब युग्मक बल, कपल फोर्स, इस फोर्स को भी करेंगे, मोमेंटम को भी कर लेंगे, ठीक है, इसी के अंदर बता देंगे, फोर्स के अंदर ही, ठीक है। चलिएगा, उसके बाद और भी कोएसिव फोर्स है, अडेसिव फोर्स है, ये छोटे छोटे फोर्स है, इतने बड़े नहीं है, थोड़ा थोड़ा बताना, खेल खत्म हो जाएगा। सहसंजक बल और असंजक बल, कहने का मतलब ध्यान आते जाएंगे उतने ही, लगभग मान का चलो, वैसे तो फोर्स हजारों हैं, बट अपने कंपटीशन एग्जाम में लगभग 10 से 12 फोर्स, इंपोर्टेंट फोर्स हैं, इनको अपन डिस्कस करने वाले हैं आज और कल की क्लास के अंदर, आज और कल की क्लास के अंदर। स्टार्ट करें भी, स्टार्ट करें, चलो। अब क्या, किसको? टॉर्क को। फोर्थ, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल, अभिकेंद्रीय सेंट्रीपिटल और अपकेंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल। चलो एक और लिख देता हूं मैं, इसके अंदर मैं लिख देता हूं न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि यहां पर दो क्वेश्चन बन जाते हैं, वो मैं यहीं पर बता दूंगा। नाभिकीय बल, देखो बेटा मैं एक तो यहां पर टिक कर रहा हूं और एक यहां पर कर रहा हूं। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये इस धरती का सबसे मजबूत बल है। न्यूक्लियर फोर्स बहुत मतलब विपदा उठाएगा, ये बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ, ये तो नहीं कहूंगा कि बम बनाना सिखाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ बातें जरूर करेंगे। ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण फोर्स, ये कैसा भी वीकेस्ट फोर्स है, बहुत ज्यादा कमजोर बल। आप कहोगे कि सर कमजोर कैसे है, हमने तो बहुत ज्यादा सुना है इसके बारे में। अरे भाई कमजोर ही है। ये कहां पाया जाता है? ये ग्रहों के बीच पाया जाता है। देखिए अपनी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कभी क्वेश्चन सुना होगा, वो किसकी वजह से पाया जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मजबूत होता तो क्या हो जाती? पृथ्वी सूर्य के अंदर चली जाती, जाती है कभी? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लगाता है, कभी आता पृथ्वी के ऊपर? क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वीक फोर्स है। इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, क्यों वीक है, कैसे है, क्या काम करता है, कैसे करता है, ठीक है। स्टार्ट करें भी, पहला स्टार्ट करते हैं अपन, फ्रिक्शन फोर्स से स्टार्ट करूंगा मैं, ज्यादा समय नहीं खराब करेंगे अपन। फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। कुछ बातें हैं जो आपको पता है, उनको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस थोड़ी थोड़ी करूंगा। ठीक है, अब देखो, चलो देखिएगा भी, फ्रिक्शन फोर्स भी डेफिनेशन नहीं बताऊंगा मैं, किन्हीं भी दो सतहों के बीच में लगने वाला बल, द फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। किन्हीं भी, हाँ भाई, हाँ वो मैं दोनों बताऊंगा, कैसे उत्पत्ति होती है इनकी, बनते कैसे हैं, दोनों भी हो सकते हैं, जरूर नहीं ऐसा नहीं आएगा कि दोनों आ जाएं। भाई कई जगह पे ऐसे ऐसा काम मिलेगा कि दोनों फोर्स भी हो सकते हैं, कई जगह पे दोनों फोर्स काम कर सकते हैं, दो दो तीन तीन फोर्स भी काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको दोनों तीनों दे देगा, दोनों तीनों दे देगा तो वो देगा पहला भी ठीक है दूसरा भी ठीक है, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं भी एग्जामिनर अनपढ़ है, उसने ऐसे ही एग्जाम बना दिया है,
वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, सोच समझ के एग्जाम को सेट करता है, ऐसे सेट नहीं करता है। अब देखिएगा भाई, किन्हीं भी दो सतहों के बीच, मान के चलो एक ये सतह है और इसके बीच और दूसरा कोई भी वस्तु है, उनके बीच जैसे कि यहां पर मैं कुछ भी रख देता हूं और इन दोनों के बीच में ये जो फोर्स होगा ये क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन फोर्स कहलाएगा। ठीक है, थोड़ा इसको टेक्निकल टर्म दे देता हूं मैं, उसके बाद सिंपल की तरफ चलेंगे, नहीं पहले सिंपल कर लेते हैं फिर टेक्निकल करेंगे। ठीक है, अमूर्त से मूर्त की तरफ चलेंगे। किन्हीं भी दो सतहों के बीच में अगर बल लगेगा उसको फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। मैं नहीं बताऊंगा बेटा, ये जितनी भी वस्तुएं ठहरी हुई हैं, जितनी भी वस्तुएं चली हुई हैं, सारी की सारी किन की वजह से हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। पहले आते थे सर जी उदाहरण बता दो, क्या बता दो, उदाहरण, क्वेश्चन आते हैं, कई बार क्वेश्चन आ जाता था गाड़ी का ब्रेक लगना किसकी वजह से होता है, चक्की का चलना किसकी वजह से होता है, व्यक्ति का चलना, किसी वस्तु का एक जगह पर रुके रहना, ये सारी चीज किसकी वजह से संभव है, फ्रिक्शन फोर्स। मैंने क्या कहा, फ्रिक्शन फोर्स से दो चीजें होंगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स कम होगा, सुनना भाई ये लाइन बहुत अच्छी है, बहुत सी चीजें सिखा देगी आपको। अगर फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो उसमें क्या आ जाएगी भी, स्मूथ हो जाएगा भाई, वो चिकना हो जाएगा और वस्तुएं क्या करने लगेंगी, मोशन में आ जाएंगी। हाँ मोशन कर लो भाई, मोमेंट करने लगेंगी, चलने लग जाएंगी, ये बस समझाने के लिए है। अगर फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया बेटा, अधिक हो गया, ज्यादा हो गया, तो वस्तुओं में क्या आ जाएगी, रफनेस आ जाएगी। रफ का मतलब क्या हो जाएंगे, ये खुरदरे हो जाएंगे, खुरदरा हो जाएगा और वस्तुओं में क्या आ जाएगा भाई, रेस्ट की पोजीशन आने लगेगी। ऐसा ही तो है। अगर फ्रिक्शन फोर्स कम हुआ तो क्या होगा, स्मूथनेस आ जाएगी। एक टेबल बना के बहुत अच्छे तरीके से इस ऐसे ही कर लो, सिंपल सी बात है। फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए लाभदायक भी है, फ्रिक्शन फोर्स हानिकारक भी है। मैं इनके बारे में मैंने कहा ना, ये नहीं बताऊंगा भी। मशीनें चलती हैं, मशीनों में क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है, चलती हैं तो। अब मशीनों में अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो मशीनें टूट जाएंगी, बोलो आया ना, मशीनें टूट जाएंगी। इसलिए हम ग्रीस घेरते हैं, डालते थे ना पहले ग्रीस, क्यों डालते थे, ताकि मशीनों में फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाए। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है, पहले तो ये क्वेश्चन पूछता था कि फ्रिक्शन फोर्स को कम करने के लिए मशीनों में क्या डाला जाता था, ग्रीस। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मशीनों के अंदर फ्रिक्शन फोर्स को क्या करने के लिए तेल डाला जाता है, ग्रीस डाला जाता है। ठीक है, तो कम करेंगे हम इसको, अधिक नहीं करेंगे। एक मशीन ऐसी भी जिसमें हम अधिक करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल सोच के देखना, ऐसे रट्टा मत मारना। कभी मतलब खेत वेत में पानी लगाया है, वो पटा चलता है, चलता पटा, तो कई बार वो पटा ना मतलब रिपटने लग जाता, उतरने लग जाता, बार बार उतरता, भगता वो, देखा है ये चीज, उतरती है ना। चाकी में भी देखा होगा, वो पटा चढ़ा हुआ होता है। ये पटे वाला क्वेश्चन पहले बहुत आता था एसएससी में। उस टाइम पर या तो गुड़ लगाते हम, या तो गुड़ लगाते हैं पटे के ऊपर, या फिर थोड़ी मिट्टी फेंक देते हैं। खेत वेत में तो हम क्या करते हैं, मिट्टी फेंक देते हैं। वहां पर हम क्या कर रहे हैं, वहां पर हम क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स को ज्यादा कर रहे हैं। अब क्या सोचेंगे बच्चे कि सर ने तो ये बताया था कि मशीनों को टूटने फूटने से बचाने के लिए फ्रिक्शन फोर्स को कम करना है, और यहां पर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। तो मैंने आपको एक बात बताई है, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं कोई भी एग्जांपल, मैंने आपको बताया है कि अगर कम करना तो चिकनी हो जाएगी वस्तु में, मोशन आ जाएगा। अब मोशन तो उसमें पहले ही है, वो बग रही है बार बार, बोलो आया ना, वो जो पटा है वो बार बार उतर रहा है, तो इसको क्या करना है, रफ करना है। क्या करना भी, रफ करना। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारे लिए लाभदायक भी है और हमारे लिए क्या भी, हानिकारक भी है। अब आप कहोगे सर हानिकारक कैसे है, लाभदायक तो देखो ये ऐसे मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही लिख रहा हूं। इसके ऊपर तेल लगा दो, लिखा नहीं जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म के बराबर हो जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स और भी हानिकारक है। देखो बरसात में बहुत बार क्वेश्चन आता है, बरसात के मौसम में क्या कर देते हैं अपन, गिरने पड़ने लग जाते हैं, कीचड़ हो जाता है, तो क्या हो जाता है उसमें, फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। अब फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो और स्मूथनेस होगा तो गिर जाओगे, बोलो आया ना। केले के छिलके पर भी, ये आदम जमाने की बात है, 2015-16 के टाइम में ऐसे क्वेश्चन आते थे।
अब मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछे जाएं तो आपको बस दो ही बात याद रखनी है, अगर कम हो गया तो स्मूथ हो जाएगा, अधिक हो गया तो रफ हो जाएगा। जहां पर भी जैसे भी सेट हो ये फ्रिक्शन फोर्स वहीं पर आप सेट कर देना। अब क्या आएगा क्वेश्चन, आप कहोगे सर अब क्या आएगा, अब क्या हो गया, ऐसे एग्जामिनर को क्या मिल गया, अब देखो क्या मिला, मैं बताता हूं। पहला, अभी अभी आपने देखा होगा इक्वेशन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स की इक्वेशन पूछ ली, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछ लिया, ये मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं, एसएससी की बात कर रहा हूं, रेलवे की बात कर रहा हूं। क्यों पूछा, उसका रीजन है, बच्चों ने रट लिया ये चीजें होती हैं, लेकिन इसका रीजन क्या है वो नहीं जाना। अब देखो मैं बताता हूं, कोई एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है, इन दोनों के बीच में फोर्स होगा, तो भाई एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर क्या होगी, लंबवत होगी, भाई परपेंडिकुलम होगी, बोलो आया ना, अरे परपेंडिकुलम होगी या नहीं होगी। अब ये परपेंडिकुलम किसकी वजह से होगी, ये वस्तु ये मार्कर है, इसके ऊपर परपेंडिकुलम कैसे होगा, इसके ऊपर मास और ग्रेविटी है, भी मास और ग्रेविटी की बराबर होगी, तो क्या मैं कह सकता हूं ये जो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लंबवत के। क्या मैं इसको लंबवत को आर मान लेता हूं, क्या मान लेता हूं, यहां पर आर होता है एम इंटू में जी, मास इंटू में ग्रेविटी, ठीक है। एफ जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के, यानी कि किसी वस्तु के लंबवत होने पर। क्या मैं कह सकता हूं डायरेक्टली का मतलब ज्यादा, डायरेक्टली का मतलब है, समझना इधर, ज्यादा का मतलब जितनी वस्तु लंबवत होगी उतना ही फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा। ये देखो नहीं हिल रहा ना, मार्कर को रख देता हूं, रुक 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 रहा है ये, अरे रुक रहा है क्या, नहीं, क्योंकि ये क्या नहीं हो रही है, परपेंडिकुलम नहीं हो रही है, ये आर जो है नहीं बन पा रहा है। अगर वस्तु जितनी लंबवत होगी सरफेस के उतना ही क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगा। अब मैं इसको हटाने के लिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए फ्रिक्शन कोफिशिएंट लगा देता हूं, बराबर है म्यू आर के, और इधर म्यू जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब फ्रिक्शन का पूर्णांक है, फ्रिक्शन का क्या है, पूर्णांक है। क्या मैं कह सकता हूं म्यू बराबर होगा एफ बटे में क्या होता है, फ्रिक्शन कांस्टेंट ना, फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, नहीं भी आया जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है वो एक चीज याद रख लेना, ये इक्वेशन याद रख लेना, फोर्स इज इक्वल टू म्यू आर के, और जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो ना वो किसके बराबर होगा, 0 या 1 के बीच में होगा, ज्यादा नहीं होगा। म्यू जो होगा किसके बराबर होगा, 0 से 1 तक होगा। बस ये बात आप 3 लाइन याद कर लेना, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे पूछा है एग्जामिनर, आपसे पूछ सकता है फ्रिक्शन फोर्स की इक्वेशन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स की इक्वेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। आपसे पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू होता है। आपसे पूछ सकता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो होता है उसका मान कितना होता है, 0 से 1, ठीक है। मेरे हिसाब से इस चीज से ये दोनों चीजें भी क्लियर हो गई होंगी। कैसे क्लियर हुई, सर जी आपने कहा जितना आर ज्यादा होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, और वस्तु क्या होती जाएगी, रफ होती जाएगी, क्या होती जाएगी, जितना आर कम होगा, भाई सिंपल सी बात है, फिसलन होगी। तो मिट्टी ने क्या कर दिया, वो जो जगह थी उसको क्या किया, खिसका दिया, मतलब वो लंबवत नहीं हो पाई, और आप क्या हो गए, गिर गए, पड़ गए, बोलो आया ना। तो इस चीज को आप ऐसे ही याद कर लेना, मेरे हिसाब से काम चल जाएगा आपका। क्या भाई, देखिए डायमेंशनल यूनिट नहीं तो आपको याद करने की इसकी जरूरत है, ठीक है। वैसे सब चीज निकल जाएंगी इसकी, डायमेंशनल भी निकल जाएगा, सॉरी डायमेंशनल लेस है, यूनिट बनेगी नहीं इसकी, यूनिट बनेगी नहीं, ठीक है, हाँ यूनिट इसकी बनेगी नहीं, ठीक है। वैसे मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि यूनिट कैसे बढ़ानी है, और वैसे मैं आपको एक बात और बताई थी कि आपको इतनी ज्यादा फिजिक्स नहीं सीखनी है, बस उतनी ही सीखनी है जितनी आपको काम आए। भाई 2 स्टडी होती है, एक स्मार्ट स्टडी एक वो होती है, ठीक है। वैसे तो अपन करवा भी नहीं सकते भाई इससे ज्यादा, तो इससे ज्यादा अपन करवा भी नहीं सकते, ठीक है।
चलिएगा उसके बाद चलते हैं म्यू इजिकल टू जो मतलब इससे बराबर होगा। न्यूमेरिकल आ सकते हैं इसके ऊपर, न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो न्यूमेरिकल तो मेरे हिसाब से जो साइंस बैकग्राउंड का वही अच्छे से कर पाएगा और कोई नहीं कर पाएगा, वो छोड़ ही देना। ठीक है चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स से क्या पूछ सकता है? और फ्रिक्शन फोर्स से इसके टाइप पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल के प्रकार। मेनली आपने देखा होगा घर्षण बल के 3 से 4 प्रकार आपने पढ़े होंगे। कौन कौन से? पहला तो स्टैटिक पढ़ा होगा आपने, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। दूसरा जो होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा होगा। और तीसरा रोलिंग नहीं है, इससे पहले स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा होगा। और एक चौथा जो है आपको रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा होगा। हिंदी मीडियम वाले स्टैटिक का मतलब स्थिर वस्तु है, लिमिटिंग का मतलब सीमांत, ये जो होता है सीमांत होता है, ये स्थिर होता है। ये स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है? स्लाइड करना किसी वस्तु को, रिपटना, क्या कहेंगे इसको, देख लेना। जो भी स्लाइड मेरे हिसाब से इंग्लिश में अच्छा समझ में आएगा। ठीक है स्लाइड जो है इंग्लिश में अच्छा समझ में आएगा। ठीक है रोलिंग का मतलब रोल करना, घूमना भाई। ठीक है ये इंग्लिश में ही अच्छे रहेंगे, हिंदी में अच्छे नहीं रहेंगे। इधर देखना कौन सा फोर्स कब लगता है, किससे क्या होता है, डायरेक्ट आपको याद करना है। इसके पीछे कुछ भी मतलब जो भी है इसके इफ या बट कोई भी याद नहीं करने हैं आपको। स्टैटिक का मतलब दिख रहा है कभी भी कोई भी वस्तु स्थिर अवस्था में है, रुकी हुई है, तो इसमें क्या आएगा अभी? अगर कोई वस्तु किसमें अभी स्थिर अवस्था में है तो उसमें क्या आएगा अभी? स्टैटिक आएगा। क्या आएगा अभी? स्टैटिक आएगा। कोई वस्तु, अब आप कहोगे कि सर ये बात क्या बताई लिमिटिंग में, जो खिसकने को तैयार है। अब आप ये कहोगे सर ये तैयार का मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल भी भाई कोई भी वस्तु ये स्थिर रखी हुई है, अब मैं इसके ऊपर थोड़ा फोर्स लगा देता हूं लेकिन ये खिसकी नहीं है, स्लाइड नहीं हुई है, लेकिन ये खिसने के लिए भी तैयार है, रेडी है, उसको अपन क्या कहते हैं? लिमिटिंग कहते हैं। अगर कोई वस्तु क्या हो रही है भाई? खिसक रही है, स्लाइड हो रही है, ये ऐसे करके, ये कोई वस्तु रखी हुई है और ये ऐसे करके जा रही है, इसको अपन क्या कर रहे हैं? स्लाइडिंग फोर्स कर रहे हैं। और रोलिंग का मतलब भाई सिंपल सी बात है, कोई वस्तु रोल हो रही है उसको क्या कहेंगे अपन? रोलिंग कहेंगे। इससे ज्यादा तो अपन नहीं कर सकते इसको, बस इतना ही इनफ है। आपसे पूछ सकता है किस प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम होता है, किस प्रकार का फ्रिक्शन फोर्स मिनिमम होता है। तो आप देख के ही अंदाजा लगा सकते हो किसमें जोर ज्यादा लगेगा। जिसमें ज्यादा जोर लगे वो मैक्सिमम है, जिसमें जोर ज्यादा लगे वही क्या है? मैक्सिमम है। तो ये जो स्टैटिक जो है ये कैसा है? मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। और जो रोलिंग है ये कैसा अभी? मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स है। बस इससे ज्यादा आपको फ्रिक्शन फोर्स नहीं करना। और जितनी ही बातें हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। फ्रिक्शन फोर्स इतना बेसिक है, आजकल इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं तो यहां से 1-2 आ रहे हैं या फिर न्यूमेरिकल आ रहे हैं। क्लियर भी? चले आगे। चलो भी नेक्स्ट भी सबसे अच्छा और सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रेविटेशनल और ग्रेविटी, इन दोनों को मैं एक साथ ले लेता हूं। ठीक है चलिएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, और दूसरा क्या ले रहा हूं मैं? गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी। बस वही रही। इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। पहले तो बेसिक के ऊपर आता हूं फिर थोड़ा इसको आगे लेके चलूंगा। देखो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है और ग्रेविटी क्या होती है, दोनों अलग फोर्स हैं, एक फोर्स नहीं है। पहली बात, ग्रेविटेशनल क्या होता है और ग्रेविटी क्या होती है। पहले तो इनकी मैं बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन देता हूं जो 99% ठीक है। मैंने 99% इसलिए बताई क्योंकि कंपटीशन की दृष्टि से बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिजिक्स की दृष्टि से वो ठीक नहीं है।
लेकिन आपका काम चल जाएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं, कभी भी गलत नहीं होगी। क्योंकि जर्नल साइंस में बहुत सी चीजें ऐसी करनी पड़ती है हमें जो समझने के लिए करनी है, और फिजिक्स में बहुत सी चीजें ऐसी करनी है जिनको कैलकुलेशन के लिए करनी है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, किन्हीं भी दो ग्रहों के बीच लगने वाला बल, किन्हीं भी दो पिंडों के बीच लगने वाला फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में यहां पर मैं पिंडों के स्थान पर क्या लिख रहा हूं, ग्रहों को लिख रहा हूं। इसका रीजन है लिखने का, आपको डेफिनेशन के साथ काम चल जाएगा, बहुत सी चीजों से पीछा छूट जाएगा। मान के चलो कोई पिंड ये है पृथ्वी, और दूसरा पिंड ये है सूर्य। इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा उसको मैं क्या कहूंगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। एक मिनट के लिए मैं यहां पर पृथ्वी नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इससे आपको उसकी डेफिनेशन समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। यहां पर मैं शुक्र ग्रह ले रहा हूं, पृथ्वी की बजाय किसको ले रहा हूं, शुक्र, क्योंकि ये सारे के सारे चक्कर लगाते हैं किसके चारों ओर, सूर्य के चारों। ठीक है, ये किसकी वजह से है, ग्रेविटेशनल फोर्स। इधर ही मैं ले रहा हूं ग्रेविटी की डेफिनेशन। मैं ये बताऊंगा, आधे से ज्यादा स्टूडेंट को तो पता भी नहीं है, वैसे ये ठीक ही मान लेंगे अपन डेफिनेशन को। क्या बोला मैंने, पृथ्वी व किसी वस्तु के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है बेटा, ये वस्तु है, ये छोड़ देता हूं पृथ्वी के। ठीक है, अब सुनना, ये डेफिनेशन गलत है, ठीक नहीं है ये। ठीक होती तो फिर चंद्रमा पर ग्रेविटी कैसे बनती, मून की भी ग्रेविटी है। रियल डेफिनेशन इसकी ये होती है, किसी भी पिंड के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स, किसके रिस्पेक्ट में, जहां पर हम हैं। जैसे चंद्रमा पर गए तो इसकी डेफिनेशन बदल जाएगी, फिर डेफिनेशन हो जाएगी चंद्रमा की सतह और क्या भी वस्तु, उनके बीच में दो जो फोर्स लगता है उसको मैं क्या कहूंगा, ग्रेविटी। लेकिन यहां पर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा, पृथ्वी के अलावा आपको कंसेप्ट पूछेगा भी नहीं एग्जामिनर। ठीक है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया, इसकी डेफिनेशन को 100% ठीक मत मानना, लेकिन 99% ये ठीक है, आपका काम चल जाएगा। यहां तक तो मैंने आपको बताया बेसिक्स। आदम जमाने में 2015-16 के टाइम में ये क्वेश्चन भी आ जाते थे कि कौन सा उदाहरण ग्रेविटेशनल फोर्स का, कौन सा उदाहरण ग्रेविटी का। भाई जितने भी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं चारों ओर, ग्रेविटेशनल फोर्स। जितने भी उपग्रह ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। बट कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु पृथ्वी की तरफ आ रही है, वो ग्रेविटी में सबसे ज्यादा वो आता था, पेड़ से सेब पड़ रहा है, कोई वस्तु ऊपर फेंक रहे हैं तो वो नीचे आती है, क्यों आती है, ये सारी चीजें जो है मे भी आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, अब थोड़ा मैं इसको टर्म के अकॉर्डिंग सेट करता हूं, होता क्या ये फोर्स, होता क्या है। पहले मैं ग्रेविटेशनल फोर्स बताता हूं, फिर ग्रेविटी बताता हूं, उसके बाद आगे चलेंगे। देखिए बेटा, ये कोई भी पिंड है, उसके अंदर मास होगा। मैं मान लेता हूं एक पिंड का मास m1 और दूसरे पिंड का मास m2। इनके बीच में कोई ना कोई डिस्टेंस होगी, मैं डिस्टेंस को d मान लेता हूं, r मान लो, जो भी मानना चाहो आप मान सकते हो, मैं डायरेक्टली बताना चाह रहा हूं। एक बात बताओ बेटा, अगर इन पिंडों का मैं मास बढ़ा देता हूं तो फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भाई सिंपल सी बात है, मास बढ़ेगा तो फोर्स, लेकिन डिस्टेंस बढ़ेगा तो कम हो जाएगी। भी अपन मेनली अगर मैं कहूं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, और फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है d स्क्वायर या r स्क्वायर के। मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपको ये चीजें काम नहीं आएंगी, कंपटीशन एग्जाम में ये चीजें काम नहीं आएंगी, लेकिन जो चीज काम आएगी वो बताता हूं। इसको जैसे ही मैं करता हूं तो फोर्स जो होता है वो बराबर मिलेगा। ये प्रोपोर्शनल को हटा के जब मैं करता हूं तो ग्रेविटी कांस्टेंट जी आ जाता है, और m1 m2 बाई r स्क्वायर d स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आती है, f की वैल्यू आती है। ठीक है, अगर मैं यहां पर g की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं फोर्स r स्क्वायर m1 m2, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, g की वैल्यू आ जाएगी। बोलो आया ना।
अब देखो इधर 1 मिनट के लिए ध्यान देने योग्य बातें हैं। मैंने मास बढ़ाया तो फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूरी बढ़ाई तो, यहां से क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा, आपसे कह देगा किसी किन्हीं भी दो पिंडों का जो है मास बढ़ा दिया गया है तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दुगुना कर दिया चुगुना कर दिया ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा। ये दुगुना करेगा तो दुगुना आएगा, लेकिन ये दुगुनी करेगा ना तो ये चार होगी ना, रूट होगी 1/4 हो जाएगी। इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना, स्केयर होगा तो नीचे होगी तो 1/4 होगी। बहुत से स्टूडेंट को ये बात समझ में नहीं आई, मैं बताता हूं आपको। देखो भाई, मैं कहता हूं किसी वस्तु का किन्हीं भी पिंडों का मास बढ़ाने पर फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब जो जैसा है वैसा ही होगा। मास बढ़ा तो ये भी बढ़ा, कितना, मैं कहता हूं दुगुना कर दिया, पहले 2 था अब कितना कर दिया, पहले 1 था अब क्या कर दिया 2 कर दिया, पहले 1 था अब क्या कर दिया 2 कर, मतलब कितना बढ़ा, दुगुना फोर्स बढ़ जाएगा। बट अगर यहीं पर मैं कह देता हूं क्या, इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसके ऊपर, इसके ऊपर अगर ये करता हूं तो इसको तो मैं अगर 2 करता हूं तो 2 दूनी 4 हो जाएगी, स्केयर हो जाएगा तो 1/4 हो, क्योंकि ये नीचे है ना, ये वस्तु क्या है नीचे है। ठीक है, कोई नहीं, ना समझ में आए तो भी जो नॉन टेक्निकल बंदे हैं वो डायरेक्ट लिख लेना, क्या लिख लेना, मास बढ़ाने पर फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मास बढ़ाने पर फोर्स बढ़ जाएगा, कितना बढ़ेगा, जितना मास बढ़ाओगे, मास दुगुना करोगे तो फोर्स भी क्या होगा, दुगुना हो जाएगा, फोर्स भी क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। दूसरा लिख लेना, दूरी बढ़ाने पर फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर दूरी को दुगुना करोगे तो फोर्स 1/4 हो जाएगी। फिर कह रहा हूं, अगर दूरी को दुगुना करोगे, दूरी को 2 किया तो फोर्स क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, लेकिन ये नीचे है तो 1/4 हो जाएगा। अब सुनना, इसके ऊपर एक फर्क और पड़ेगा, फोर्स का फर्क पड़ेगा। तो कोई भी वस्तु, ये लड़का पूछ रहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मैंने अभी अभी 2 मिनट के लिए टाइम और ले लेता हूं, यहां पर मैं करता हूं किसको, सन को। सन के चारों ओर ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, पहले नंबर पर कौन है, शुक्र, फिर कौन है, सॉरी पहले नंबर पर कौन है, बुध, फिर कौन है, शुक्र, फिर अपनी कौन आ गई, पृथ्वी, फिर कौन आ गया, मंगल, फिर कौन आ गया, बृहस्पति, फिर कौन आ गया, शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ऐसे ही तो है। एक चीज देखना, ज्योग्राफी आपने पढ़ी होगी, ये बुध ग्रह जो है 88 दिन में चक्कर लगाता है, पृथ्वी जो है 365 दिन में चक्कर लगाती है, और वरुण की तरफ जाओगे तो हजारों साल लग जाएंगे इसको चक्कर लगाने में। क्यों, डिस्टेंस बढ़ी तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब फोर्स कम होगा तो ये जो पूछ रहा था ना, रिवॉल्यूशन जो है उसका, वो भी क्या हो जाएगा, कम होता है। देखिए रिवॉल्यूशन कम होता जाएगा, हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। तो जियोग्राफी यहां पर इन्वॉल्व होती है, आप इसको देख लेना, क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट पर चलते हैं, इसको जल्दी ही 1 मिनट के लिए जी के मान को लिख लेना। जी का मान कितना होता है, ग्रेविटी। पहले तो इसकी अगर मैं यूनिट निकालना चाहूं तो यूनिट क्या होगी, न्यूटन, ये क्या है आर स्क्वायर यानी कि दूरी, मीटर स्क्वायर, ये क्या है किलोग्राम, ये भी क्या है किलोग्राम, ऊपर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा तो किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर हो जाएगी। तो ये तो होगी जी की यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर। और भी तोड़ सकते हो इसको, न्यूटन को तोड़ सकते हो, और भी न्यूटन क्या था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर था ना, तो इसको और भी तोड़ सकते हो, जितना तोड़ना चाहो उतना तोड़ सकते हो। ठीक है, और इसका डायमेंशनल भी निकाल सकते हो, निकल जाएगा इसका डायमेंशनल, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसका डायमेंशनल निकल जाएगा। शायद मैंने पहली क्लास में आपको डायमेंशनल निकालने सिखाए थे। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, शायद 6.67 इंटू 10⁻⁻23। ये चेक कर लेना भाई, मे भी यही है, 6.67 इंटू 10⁻⁻23 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर जो होगी वो किसका मान होगा भाई, कैपिटल जी का। चलो भाई ये ना
स्मॉल जी कैपिटल जी आगे जो है कल ही कर पाएंगे, आज की क्लास का जो है वो समय ज़्यादा हो गया है, इंग्लिश वाली मैम जो है वो वेट कर रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल करेंगे भी। हाँ भाई सर।